हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अजय सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आज की हमारी हिंदी माध्यम की इस कक्षा में, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में। हमारी डिस्कशन क्लास हम इसे कह सकते हैं। यहां पर हम हमारे प्रश्न उत्तरों यानी कि एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो चैप्टर हमारा कंप्लीट किया है डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन यानी कि पाचन एवं अवशोषण, उसके जो कुछ प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं और आज उन्हीं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारी आज की इस कक्षा की। तो देखिए, जैसा कि आपको हेडिंग सामने नजर आ ही रही है, डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन यानी कि पाचन एवं अवशोषण। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले प्रश्न से। देखिए, यहां हमारा पहला प्रश्न क्या है, वयस्क मनुष्य का दांत सूत्र क्या है। देखिए, अब दंत की हमने बात करी थी। ठीक है, दंत में मैंने आपको तीन ही चीजें बताई थी। तीन चीजें क्या क्या थी? एक तो मैंने आपको बताया था छोटे बच्चों में दांतों की संख्या। ठीक, फिर मैंने आपको बताया था टीनेजर्स जो होती 17 साल की जो वर्ष की जो उम्र होती है उसमें दांतों की संख्या। छोटे बच्चों में दांतों की संख्या 20 थी। टीनेजर्स की हम बात करें 17 वर्ष तक के व्यक्ति की दांतों की संख्या कितनी थी? 28 थी। और जो एडल्ट है, मनुष्य है, जो 18 वर्ष से ऊपर है, 18 से 25 वर्ष के बीच की आयु जो है, उसके अंदर दांत लगातार, मतलब हम कहें तो दंत सूत्र तो एक ही रहेगा, लेकिन एडल्ट फेज की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक वयस्क मनुष्य की हम बात कर रहे हैं। तो वयस्क मनुष्य में दंत सूत्र होता है उसमें इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, चार तरह के उपस्थित होते हैं। और उसमें कितने दांत होते हैं? उसके 32 दांत होते हैं। ठीक, तो अब देखिए, तो इसमें आपको जो जोड़ मिलेगा वो कौन सा है? यहां पर देखिए आप 2 1 2 3 2 1 2 3। तो यहां पर कंप्लीट जोड़ कितना आएगा? इसका हम जोड़ेंगे, सॉरी, तो इसका जब हम जोड़ेंगे ये, तो ये जो कंप्लीट है ये कितना आएगा बच्चों? ये आएगा आपका 2 1 2 3। यानी कि वयस्क में जो है मनुष्य का जो दंत सूत्र होता है वह 2 1 2 3 और 2 1 2 3 होता है। ठीक, अब आप क्या करेंगे? सपोज कीजिए आपने लिखा 2 1 2 3। ठीक है, और ये भी क्या है? 2 1 2 3। तो आप इनको आपस में जोड़िए, कितना हुआ? 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, है ना? इंटू 2 करेंगे तो 16। नीचे भी कितना हुआ? 16। इसको क्या कर रहे हैं हम? इसको हम इंटू 2 कर रहे हैं दोनों से। ठीक, तो दोनों का जोड़ कितना आ गया? ये 32। यानी कि दांत कितने हो गए? वयस्क का दंत सूत्र कितना हो गया? 2 1 2 3 2 1 2 3। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉलन में इसकी भित्ति में स्थित संकुचन छोटी थैलीनुमा संरचना बनाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? देखिए, हमने कॉलन की बात करी थी। कॉलन में क्या हो रहा था? जो जल का अवशोषण है ना, बेसिकली तो जल का जो अवशोषण है वो कहां होता है? आंत में ही शुरू हो जाता है। छोटी आंत में जो है मैक्सिमम कह सकते हैं हम कि अत्यधिक मात्रा में जल का अवशोषण हो जाता है। लेकिन जो कॉलन वाला पार्ट है, इसमें भित्ति में जो संकुचन होता है, थैलीनुमा संरचना बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हॉस्ट्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉस्ट्रा कहते हैं। आई बात, थ्योरी से रिलेटेड है, आपने लेक्चर्स को ढंग से देखा है, ध्यान से समझा है, तो आपके लिए एक भी क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पे इसको क्या कहेंगे हम? जो एक थैलीनुमा संरचना बनाती है इसे हम हॉस्ट्रा कहते हैं। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य में एक बार दंती दांतों की संख्या। तो मनुष्य में कौन से दंत हैं जो सिर्फ एक बार ही आते हैं, 2 बार नहीं आते हैं? ठीक है, उनकी संख्या ये पूछ रहा है। तो मनुष्य में क्या 4 दांत? नहीं, 4 बार तो नहीं। 22 भी ज्यादा हो गए हैं। 32 तो टोटल 30 होते हैं। तो क्या सारे टूट जाते हैं और सारे वापस आते हैं? ऐसा नहीं होता है। सिर्फ 12 दांत ऐसे होते हैं, 12 जोड़ी, जो मनुष्य में सिर्फ एक बार ही आते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कशेरुकियों में कि अमाशय की उपकला की कोशिकाएं, यानी कि अमाशय की उपकला, अमाशय में कौन सी उपकला है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से नष्ट नहीं होती हैं। हाइड्रोक्लोरिक यानी कि देखिए, हमारा जो स्टमक है, हमारा जो अमाशय है, उसमें क्या होता है? श्लेष्मिक लेयर होती है, जिसे हमने क्या कहा था? पेरिटोनियम कहा था। आ रहा है याद? तो यहां पर जो हाइड्रोलिक अम्ल से नष्ट नहीं होती वो कौन सी है? इसमें क्या है? पहला ऑप्शन है आपका, उपकला को ढके हुए श्लेष्मिक स्तर उपस्थित। बिल्कुल सही, यही आपका उत्तर होगा। क्योंकि क्या है?
उपकला को ढके हुए श्लेष्मिक स्तर है, म्यूकस की लेयर बनी हुई है, तो उसकी वजह से क्या होती है, जो HCl है वो हमारे स्टमक को नुकसान नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि HCl का पीएच कितना होता है, पीएच इसका 1.5 से लेके और 1.8 के बीच में होता है, ठीक है, तो बहुत ही कम पीएच होता है, तो इस वजह से क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा हम कहते हैं कि एसिडिक मीडियम होता है। HCl का हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो हमारे भोजन को क्या करता है, जो हमने भोजन ग्रहण किया है, ठीक है, उसको ये ठोस भोजन को ये सॉफ्ट बनाता है, यानी कि मुलायम करता है और उसका पाचन भी करता है। ठीक, क्षारीय जठरस के द्वारा HCl को उदासीन कर देना, नहीं, ये भी नहीं होता। HCl तनु होता है, नहीं। उपकला HCl की प्रतिरोधी होती है, नहीं। तो यहाँ पे क्या है, कशेरुकों के अमाशय की उपकलाएं कोशिकाएं उपकला को ढके हुए श्लेष्मिक स्तर उपस्थित है, इसी वजह से इनको जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्तनधारियों में भोजन निगलते समय कौन सी संरचना भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है? देखिए, लैरिंक्स, स्वरयंत्र, नहीं, हमने पढ़ा था। स्वरयंत्र कहाँ है? स्वरयंत्र हमारे जो हम कह सकते हैं कि जो हमारे जो ट्रेकिया है, उसे जब हम नीचे के पार्ट की बात करते हैं गले में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या स्वरयंत्र उपस्थित है, लैरिंक्स वाला पार्ट है, यहाँ पर भोजन का कोई काम नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि एयर निकलती है, ठीक है, साउंड प्रोडक्शन होता है। घांटी अर्थात ग्लोटिस, तो ग्लोटिस क्या है, ग्लोटिस तो एक पाइप, एक संरचना है, ठीक है, हमने कैसी बात करी थी, इस तरह से एक संरचना थी, और ये क्या था, ये हमारा फूड पाइप था, ठीक, तो इसके ऊपर क्या था, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर था, कुछ इस तरह से, ठीक। यहां पर जो ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर था, इसको हमने क्या बोला था, ये तो हो गई हमारा ग्लोटिस, ठीक है, और इसके ऊपर जो ये स्ट्रक्चर था, इसको हमने क्या बोला था, इसे हमने बोला था एपिग्लोटिस। क्या कहा था बच्चों हमने इसे, एपिग्लोटिस। तो जैसे ही भोजन अंदर आता है, जब निगला जाता है, तो ये भोजन किस में है, भोजन जाना किस में चाहिए, ये क्या है, ये हमारा फूड पाइप है, क्या है ये हमारा फूड पाइप है, ठीक। तो इस फूड पाइप में ये भोजन जाना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे भोजन निगला जाता है, तो ये है जो एपिग्लोटिस है, ये इस ढक्कन को, यानी कि इस ग्लोटिस वाले पार्ट को ये कवर कर लेता है, यानी कि घांटी ढापन, ठीक है ना, तो ये ढक जाता है, तो खाना सीधे किस में जाता है, हमारे फूड पाइप के अंदर जाता है। आई बात समझ में? तो भोजन को श्वास नली में जाने से कौन रोकता है, तो ये क्या है, श्वास नली वाला ऑप्शन है, तो श्वास नली में जाने से कौन रोक रहा है यहाँ पर, एपिग्लोटिस, यानी कि घांटी ढापन। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दांत का सबसे कठोरतम भाग है, हमने टीथ की संरचना को पढ़ा था, उसके डायग्राम को भी हमने अच्छे से समझा था, ठीक है, तो हमने सबसे कठोरतम भाग बताया था कि जंतु जगत के अंदर सबसे कठोरतम भाग अगर कोई है तो वो क्या है, हमारे दांतों का इनेमल वाला भाग। तो यहां पे क्या होगा, दांत का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है, इनेमल होगा, ठीक है, फिर डेंटाइन इसके नीचे होगा, ठीक, फिर अस्थि, अस्थि मतलब बोन, तो बोन से भी क्या है, बोन सेकंड हार्डेस्ट है, ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा कठोर क्या है, इनेमल है, ठीक, और पल्प्स मज्जा। तो यहां पे उत्तर क्या होगा हमारा उत्तर होगा यहां पर इनेमल, ठीक है। चलिए, पेयर के पैचेस उत्पन्न करते हैं, अब देखिए यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, पियर पैचेस की बात कर रहे हैं, ठीक। ये पियर पैचेस क्या उत्पन्न करते हैं, एंटेरोकाइनेस, नहीं, पियर के पैचेस एंटेरोकाइनेस को तो उत्पन्न नहीं करते। लिम्फोसाइट्स हो सकता है, श्लेष्म, म्यूकस, नहीं, पियर के पैचेस क्या देते हैं, ट्रिप्सिन, नहीं। देखिए यहां पर हम पियर पैचेस की बात कर रहे हैं, तो जो पियर पैचेस है ये हमें क्या दे रहे हैं, यही उत्पन्न करते हैं लिम्फोसाइट्स, क्या उत्पन्न करते हैं, ये लिम्फोसाइट्स को उत्पन्न करते हैं। कोमल तालु का पश्च भाग ग्रसनी में लटका रहता है, ठीक, कोमल तालु का पश्च भाग। अब देखिए हमने दो प्रकार से बात करी थी हमारे मुख के अंदर, एक कठोर तालु का भाग होता है और एक कोमल तालु का भाग होता है, दो भागों में विभाजित था। तो जो कोमल तालु का पश्च भाग है, यानी कि पीछे वाला, ठीक है, ये तो हमारा हो गया एंटीरियर पोर्शन बाहर का, और ये अंदर के तरफ है ना, पोस्टीरियर। तो इसमें क्या है, पश्च भाग में जो पोस्टीरियर पोर्शन है का भाग ग्रसनी में लटका रहता है, उसे क्या कहते हैं। देखिए इंटरनल नेयर्स की हमने बात करी थी, तो इंटरनल नेयर्स क्या करती है, जैसे भोजन निकल आता है तो ऊपर से क्या करती है, जो ऊपर के इंटरनल नेयर्स को कवर अप कर लेती है, कौन सी संरचना, एक हैंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाया था मैंने आपको, जिसे हमने क्या बोला था, यूवुला बोला था, या फिर उसे हमने क्या बोला था, वेलम पेलेटाई बोला था, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा,
वेलम पैलेटाई, इसको हम क्या बोलते हैं? यूव्यूला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, या वेलम पैलेटाई भी बोलते हैं। तो आपको दोनों नाम ध्यान रखने हैं, आपसे परीक्षा में दोनों में से प्रश्न पूछ लेते हैं। अगर यहाँ वेलम पैलेटाई नहीं देगा तो वो यूव्यूला भी पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चिक टीथ होते हैं। अब देखिए चिक टीथ क्या है, यानी कि हमारे चीक यानी हमारे गाल, ठीक है, ये गाल। तो चीक टीथ किसको कहते हैं? अग्र चवर्णक व चवर्णक, यानी कि प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। तो अग्र चवर्णक और चवर्णक जो होते हैं ये उपस्थित होते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे? अग्र चवर्णक व चवर्णक को ही मैंने से पहले ही आंसर बोल दिया। तीसरा हमारा इसका आंसर होगा अग्र चवर्णक व चवर्णक, ठीक है ना। कृतनक और रत्नक क्या करेंगे? कृतंक क्या करेंगे? ये हमारे खाने को छोटे छोटे भागों में तोड़ेंगे, ठीक है। और रत्नक और अर्धचवर्णक क्या होंगे? छोटे छोटे टुकड़ों में। और ये जो बड़े टुकड़े होते हैं रत्नक द्वारा, उनका कह सकते हैं मस्टिकेशन में जो काम हेल्प करते हैं, हमें सहायता प्राप्त करते हैं, वही है रत्नक व अग्र चवर्णक, ठीक है। लेकिन अग्र चवर्णक व चवर्णक क्या होते हैं? ये हमारे गालों की तरफ उपस्थित होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ ने इसने उपस्थिति पूछी है कि जो चीक टीथ है वो कौन से होते हैं, तो वो अग्र चवर्णक व चवर्णक होते हैं, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, चलिए 10वां क्वेश्चन, इनेमल में पानी की मात्रा होती है। चलिए अब देखिए इनेमल जो है वो किससे निकलता है, ठीक है। इनेमल सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस है ना, एमिलोब्लास्ट सेल्स के सीक्रेशन होता है, वहीं से इनेमल बनता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होती है? अत्यधिक मात्रा पानी की पाई जाती है? नहीं, इसमें जो इनेमल में पानी की जो मात्रा होती है वो लगभग 3% होती है, ठीक है। आई बात समझ में? थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपने थ्योरी पढ़ी है ध्यान से, आपको सब कुछ आ जाएगा। जैकबसन्स अंग संबंधित होते हैं। जैकबसन्स अंग मोस्टली देखिए जानवरों में पाए जाते हैं जैकबसन्स अंग, ठीक है ना। तो ये स्पर्श से, दाब से, गंध से या सुनने से, जो जैकबसन्स अंग हैं ये गंध से संबंधित होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आमाशय के मुख्यतः किस भाग में पाचन होता है? अब आप मुझे इसका आंसर बताइए कि आमाशय का मुख्यतः कौन सा भाग है जिसमें पाचन हमने पढ़ा था? कार्डियक भाग में? क्या आमाशय के कार्डियक भाग में सबसे ज्यादा पाचन होता है, या फंडिक भाग में, या पाइलोरिक भाग में, या उपरोक्त सभी भाग में? ठीक है, कार्डियक भाग में जो है मुख्यतः पाचन क्या होता है? कार्डियक भाग कौन सा है? हमने 3 भाग में डिवाइडेड किया था हमारे स्टमक को, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक, 3 भाग थे, ठीक है। तो सबसे अधिक पाचन जो किसमें हो रहा था? सबसे अधिक पाचन जो भाग शुरू होता है हमारा कौन सा? फंडिक वाला पार्ट, जो फंडस पार्ट जिसे हमने कहा था, वहां पे अत्यधिक पाचन हमें देखने को मिला था। याद आ रही है बात? बिल्कुल सही आंसर है आपका। यहां पर जो हमारा उत्तर होगा वो होगा हमारा फंडिक भाग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। आमाशय में श्लेष्मिका यानी कि म्यूकोसा की पैराइटल कोशिकाएं निम्न में से किसका स्रावण करती हैं? जो पैराइटल सेल्स होती हैं वो किसका सीक्रेशन करती हैं? वह सीधा आपसे प्रश्न पूछ लिया गया है, ठीक है। तो जो पैराइटल कोशिकाएं या पैराइटल सेल्स होती हैं वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण करती हैं। लाइन टू लाइन आपसे एनसीईआरटी की पूछी गई है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहां पे क्या आंसर होगा इसका? HCl, ठीक है। आमाशय की श्लेष्मिका पैराइटल कोशिकाएं निम्न से किसका स्रावण कर रही हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण कर रही हैं। आई बात समझ में? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें, यह है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित किया जाता है। HCl की बात हुई है, वापस से वही कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है किसके द्वारा स्रावित किया जा रहा है? सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका, पैराइटल कोशिका। यानी कि इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें आपसे पूछा गया कि आमाशय की श्लेष्मिक म्यूकोसा की पैराइटल कोशिकाएं में किसका स्रावण कर रही है? HCl का। और इसी में प्रश्न आपसे क्या पूछ लिया? इसमें प्रश्न आपसे पूछ लिया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण किससे किया जाता है। यानी कि वहां प्रश्न का उत्तर था और यहां उत्तर का प्रश्न आपसे पूछ लिया गया। तो दोनों चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर याद रखना है कि जो पैराइटल कोशिकाएं होती हैं वो क्या सीक्रेशन करती हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सीक्रेशन करती हैं। तो एक तरह से हम कहते हैं कि जो की पॉइंट है आपका वो भी इन प्रश्नों से तैयार हो रहा है।
जिन्होंने चैप्टर को अगर कुछ छोड़ भी दिया हो बीच में, तो प्रश्नों को जब वो समझेंगे तो उनको ये बिल्कुल याद हो जाएगा, इसमें कुछ भी रटने का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्कारण किया जा रहा है वो किसके थ्रू है? पेराइटल सेल्स या पेराइटल कोशिकाओं के द्वारा किया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मनुष्य में ऑडी का स्फिंक्टर स्थित होता है। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई हमने बात करी थी कब? जब हमने चर्चा करी थी हमारे लीवर यानी कि अर्थात यकृत के बारे में। यकृत के नीचे क्या उपस्थित था? हमारी गाल ब्लैडर, जिसे हमने पित्ताशय कहा था। पित्ताशय में किसका संग्रहण होता है? पित्तरस का। पित्तरस कहाँ बनता है? यकृत के अंदर। ठीक है, केवल जो स्टोरेज है वो पित्ताशय में होता है। ठीक, तो मनुष्यों में ओडा स्फिंक्टर कहाँ होता है? ओडा स्फिंक्टर मिलता है हमें कहाँ पे? एम्पुला ऑफ वेटर पे। क्योंकि देखिए, याद कीजिए, क्या ये क्या था आपका? लीवर। ठीक है, यहां से दो डक्ट जा रही थी। ठीक है, लेफ्ट और राइट पैंक्रियाटिक। यहां से क्या हुआ? ये यहां पे कनेक्ट होती। ठीक है, तो ये कॉमन डक्ट बन गई, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, जो एक सीक्रेशन था, यानी कि ये तो हो गया हमारा राइट साइड हो गया, ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया। यहां पर क्या था? यहां पर हम बात करें एक संरचना थी जिसको हमने क्या कहा था? ये है हमारी गाल ब्लैडर, जिसे हम क्या बोलेंगे? पित्ताशय। ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है? पित्त रस। ठीक, अब देखिए यहां से क्या हुआ? यहां से एक डक्ट आई जो कहां कनेक्ट हुई? कॉमन डक्ट बनाई। ठीक है, तो ये कौन सी है हमारी? मेन हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। मेन हिपेटिक डक्ट हम इसे कह सकते हैं, मेन हिपेटिक डक्ट। ठीक है, फिर यहां पे आगे जाकर जो संरचना बनी वो क्या थी? कुछ इस तरह से। तो यहां पर क्या था? ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है ना। ये क्या है? ये एम्पुला ऑफ वेटर है। याद कीजिए, मैंने आपको पूरा इसके बारे में बताया था। ठीक है, ये एम्पुला ऑफ वेटर है। ठीक है, और यहां पर एक क्या है? स्फिंक्टर ऑफ, मनुष्य में ओडाइन स्फिंक्टर स्थित होता है एम्पुला ऑफ वेटर पे। तो ठीक है, तो ये कहां पर वेटर है? एम्पुला ऑफ वेटर पे। आई बात समझ में? चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड। डायग्राम समझ में आ रहा है? ये क्या था हमारा? यकृत अर्थात लीवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दांतों का इनेमल स्त्रावित होता है, बताइए। अभी अभी हमने इसकी चर्चा करी है कि जो दांतों का इनेमल है वो किससे स्त्रावित हो रहा है? बताइए मुझे आप, दांतों का इनेमल किससे स्त्रावित हो रहा है? एमिलोब्लास्ट से, ओडोंटोब्लास्ट से, ऑस्टियोब्लास्ट से या ऑस्टियोक्लास्ट से? बच्चों अभी अभी हमने चर्चा करी है किसके बारे में? कि जो इनेमल है वो हार्डेस्ट सब्सटेंसेस है, और इसको कौन बनाता है? इसे हमारी जो एमिलोब्लास्ट की सेल्स हैं वह स्त्रावित करती हैं। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर हुआ यहां तक? चलिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। वयस्क मनुष्य में 17 साल से पूर्व का दंत सूत्र। फिर दंत सूत्र की बात हो गई। ठीक है, यहां पर पहले हमने बात करी थी एडल्ट की, यहां पे हम बात कर रहे हैं टीनेजर की। यानी कि वयस्क मनुष्य में 17 साल से पूर्व का दंत सूत्र, 17 साल से पूर्व का, यानी कि ये टीनेजर के दंत सूत्र की बात कर रहा है। ठीक, तो यहां पर हमने कितने दांतों की संरचना के बारे में पढ़ा था? कितने दांत उपस्थित होते हैं? कितने दंत उपस्थित होते हैं? 28। अब काउंट करो किस में से 28 हो रहा है? 2 1 2 2 2 1 2 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7। ठीक है, चलिए, तो ये आंसर तो इसका यही है। बनेगा कैसे? 2 1 2 2 2 1 2 2, जोड़िए इनको, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 7, ये भी 7 इंटू 2 कितने हो गए? 14। 14 दोनों को ऐड कर दीजिए, कितने हो गए? 28 टीथ हो गए। ठीक है, ये किसमें हो गए? ये हमें मिलते हैं
17 साल के मनुष्य में, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया 2122 2122। आई बात समझ में? कोई डाउट? नो डाउट। चलिए आगे चलते हैं। कशेरुकी व अकशेरुकी में आंत किससे विकसित होती है? देखिए हमने बात करी थी आंत की, ठीक है ना, यानी कि जो इंटेस्टाइन है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इंटेस्टाइन कब से बनती है? ठीक है, यानी कि इंटेस्टाइन का जो बनने की क्रिया थी वो कौन सी थी? तो यहाँ पे फेरेंजियल पाउच के रूप में नहीं, एक्टोडर्म नहीं, क्योंकि देखिए हम 3 लेयर की बात करते हैं, 3 प्रकार की जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ठीक है, जो हमारी कशेरुकी व अकशेरुकी में आंत जो विकसित हुई है वो किससे हुई है? वह आंतरिक लेयर से, यानी कि एंडोडर्म से विकसित हुई है, ना कि एक्टोडर्म से, ना ही मीजोडर्म से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा एंडोडर्म। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अमाशय के श्लेष्मिक स्तर की कौन सी कोशिका पेप्सिनोजन का स्त्रावण करती है? अमाशय की, स्टमक के बारे में पूछ रहा है कि श्लेष्मिक स्तर, जो श्लेष्मिक स्तर है कि कौन सी कोशिका पेप्सिनोजन का स्त्रावण करती है। हमने 2 प्रकार की सेल्स के बारे में पढ़ा था। कौन कौन सी सेल्स थी? ऑक्जेंटिक सेल्स, ठीक है, और चीफ सेल्स। तो यहां पर जो पेप्सिनोजन का स्त्रावण कर रही हैं वो क्या कर रही हैं? कौन सी कर रही हैं? चीफ कोशिकाएं कर रही हैं, क्योंकि यही होती है जो पेप्सिन का स्त्रावण करती हैं। गॉबलेट कोशिकाएं, कोशिकाएं किसका करती है? म्यूकस का। ठीक है, आई बात समझ में? पेरेटल कोशिकाएं किसका कर रही थी? HCl का। याद आ रहा है? चलिए, तो चीफ कोशिकाएं इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। ग्रहणी अर्थात ड्यूडेनम में विशिष्ट ब्रूनर ग्रंथियां, यानी कि ब्रूनर्स ग्लैंड उपस्थित होते हैं, जिनसे 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से हार्मोन होते हैं? एस्ट्रोजन नहीं, प्रोलैक्टिन, पैराथॉर्मोन नहीं, एस्ट्रोड्रियोल, प्रोजेस्ट्रॉन नहीं। इसमें से क्या निकलते हैं? उपरोक्त में से कोई नहीं। जो ड्यूडेनम की ब्रूनर ग्रंथियां हैं वो कौन से 2 हार्मोनों का सीक्रेशन करती है? एक तो सिक्रेटिन निकालती है, और ठीक है, तो पहला क्या निकालेगी? पहला तो ये सिक्रेटिन निकालेगी। ठीक, तो इसमें से क्या है कि कोई भी नहीं होगा। जो सीक्रेशन होगा वो सिक्रेटिन का होगा। ठीक है, ना तो एस्ट्रोजन का होगा, ना प्रोलैक्टिन का होगा, ना पैराथॉर्मोन्स का होगा। तो ब्रूनर ग्रंथियां जो होती हैं वो 2 प्रकार के हार्मोन निकालती है, वो इनमें से कोई सा नहीं। जो हार्मोन निकलेगा वो सिक्रेटिन होगा और कोलेसिस्टोकाइनिन होगा। ठीक है, चलिए देखिए आप, अब हम आगे चर्चा करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। ठीक है, चलिए। ठीक है बच्चों, तो यहां पे सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन जो सीसीके होता है उसका सीक्रेशन जो है ब्रूनर ग्रंथियां करती है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। टाइलिन का स्त्रावण होता है, अरे वाह वाह, बताइए मुझे, जो टाइलिन है जिसे हम क्या बोलते हैं? सलाइवरी अमाइलेज भी बोलते हैं ना। टाइलिन का स्त्रावण कहां पर शुरू हो जाता है? बताइए कहां होता है टाइलिन का स्त्रावण? लार ग्रंथियों में। सिंपल सी बात है, सीधा सीधा सा आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लार में इससे टाइलिन किस माध्यम में कार्य करता है? अब देखिए यहां टाइलिन का माध्यम आपसे पूछा है, यानी कि अगर हम पीएच के बारे में चर्चा करें वही यहां पर पूछा गया है। क्या टाइलिन का माध्यम क्षारीय होता है? नहीं, क्षारीय कहां है? स्टमक में। ठीक है, लगभग उदासीन माध्यम, अल्केलाइन मीडियम। ठीक है, प्रबल अम्लीय माध्यम, अत्यधिक अम्लीय होना, हाईली एसिडिक, नहीं, उपरोक्त सभी माध्यमों में नहीं। तो यहां पर जो हमारा टाइलिन का माध्यम है वो कैसा होगा? लगभग उदासीन माध्यम होगा। कैसा माध्यम होगा? लगभग उदासीन। आई बात समझ में? चलिए
आगे चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न होगा हमारा 23 नंबर का। बाइल के बारे में क्या कथन गलत है? बाइल क्या है? बाइल जूस, ठीक है ना। तो वसा पाचन के लिए क्या आवश्यक है? अच्छा, पित्ताशय में संग्रहण होता है, ये गलत कथन की बात कर रहा है, ठीक है ना, गलत कथन। तो वसा पाचन के लिए आवश्यक है, हाँ आवश्यक है, ठीक। पित्ताशय में संग्रहण होता है, बिल्कुल। जो पित्तरस है उसका संग्रहण कहाँ हो रहा है? गॉल ब्लैडर में हो रहा है, यानी कि पित्ताशय में हो रहा है। स्टोरेज करता है, बनता कहाँ है? यकृत में, लीवर में इसका निर्माण होता है। केवल ग्लूकोज के सामान्य पाचन के लिए आवश्यक होता है या उपरोक्त कोई नहीं? देखिए, केवल ग्लूकोज के सामान्य पाचन नहीं, जो बाइल जूस है वो केवल ग्लूकोज के सामान्य पाचन के लिए आवश्यक है, ये गलत है इसका जवाब, ठीक है। क्योंकि क्या कर रहा है, ये वसा का भी तो पाचन कर रहा है, ठीक। यहाँ पे पहला ही पॉइंट आपको देखिए क्या बता रहा है, वसा पाचन के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे कैसे हो सकता है कि ग्लूकोज के सामान्य पाचन के लिए आवश्यक होता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो गलत कथन है वो है केवल ग्लूकोज के सामान्य पाचन के लिए आवश्यक है। आई बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न की हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा यकृत का कार्य नहीं है? यानी कि फंक्शन ऑफ लीवर के बारे में बात कर रहा है। तो लीवर के क्या क्या कार्य होते हैं बताइए मुझे। डीएमिनेशन का कार्य करता है, बाइल संग्रहण नहीं। यकृत क्या करता है? बाइल का निर्माण करता है। क्या कर रहा है? यानी कि कौन सा कार्य नहीं है? तो पहला तो क्या हो गया, पहला ये गलत हो गया, बाइल संग्रहण का कार्य नहीं करता, निर्माण करता है। फिर तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण बिल्कुल करता है। वसा में घुलनशील विटामिन का, बिल्कुल। तो यहाँ पे निम्न से कौन सा यकृत का कार्य नहीं है? यहाँ पे जो बाइल संग्रहण है वो किस में होता है? गॉल ब्लैडर में होता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर, ठीक। तो यहां पे इसका सेकंड आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। पैरोटिड लाल ग्रंथियां पाई जाती है। पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और मैक्सिलरी, तीन प्रकार की ग्रंथियां हमने पढ़ी थी, पैरोटिड ग्लैंड, मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी। तो पैरोटिड ग्लैंड कहां प्रेजेंट है? जो ये हमारा क्या है, कान है, कान के नीचे की तरफ क्या उपस्थित है? पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट है। कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है? पैरोटिड। सीधा सीधा आंसर कहां चला गया? जीभ के नीचे नहीं है, ठीक है। सब मैक्सिलरी, कान के नीचे पैरोटिड ग्लैंड, आंख के ऑर्बिट के नीचे नहीं, जबड़ों के कोनों में नहीं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया आंसर? सीधा सीधा आपका कान के नीचे जो आपकी है पैरोटिड ग्लैंड उपस्थित होती है। चलिए अगले प्रश्न की हम चर्चा कर लेते हैं। कुफ्फर कोशिकाएं पाई जाती हैं लीवर में, वृक्क में, हृदय में या रक्त में? कुफ्फर सेल्स, भक्षक कोशिकाएं, भक्षाणु, कुफ्फर सेल्स की हमने बात करी थी, किसमें पाई जाती हैं? हमने चर्चा किसमें करी थी? चैप्टर क्या है? डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, पाचन एवं अवशोषण। तो हमने बात करी थी किसके बारे में? लीवर के बारे में। हृदय तो हमने पढ़ा ही नहीं, वृक्क तो हमने पढ़ा नहीं, रक्त हमने पढ़ा नहीं। तो चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा? हमने तो लीवर के बारे में पढ़ा है, तो लीवर ही इसका उत्तर होगा। सीधा सीधा सा है ना, कुछ भी कठिनाई नहीं है, थोड़ा सा विवेक चाहिए। विवेक दोस्त की बात नहीं कर रहे बच्चा, बात कर रहे हैं विवेक यानी कि सोच की। चैप्टर जो पढ़ा है उसी से पूछ लिया, ठीक। तो यहां कहां मिलेगा? कुफ्फर कोशिकाएं लीवर में मिलेंगी भाई, यकृत में बोले तो जिगर। याद आ रहा है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। यकृत की कोशिकाएं जो फेगोसाइट्स के जैसे कार्य करती है, और भाई साहब यकृत की कोशिकाएं फेगोसाइटिक यानी कि भक्षण कोशिकाएं, भक्षाणु कोशिकाएं फेगोसाइट की तरह कार्य करती हैं, वो कौन सी हैं हमारी? फिर से आपसे वही पूछ लिया, हमारी कुफ्फर की कोशिकाएं। देखिए कैसे जो प्रश्न है आपसे घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। आंसर क्या है? फेगोसाइटिक नेचर है, कुफ्फर सेल्स हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। दूध में स्थित केसीन है, दूध में स्थित केसीन, ठीक है। केसीन के बारे में हमने बात करी थी, किसमें बदलता है? रेनिन, प्रोरेनिन, लैक्टिक एसिड, याद कीजिए।
कैल्शियम पैराकेसिनेट में कन्वर्ट हो रहा था। दूध में क्या उपस्थित है? केसीन। और दूध से हमें क्या मिलता है? हड्डियां मजबूत होती है हमारी, होती है, कैल्शियम मिलता है। इसके अलावा अरे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन भी तो प्राप्त होता है। भूल गए? रोज पीते हो फिर भी, है ना? तो दूध में स्थित केसीन क्या है भाई? प्रोटीन है। सीधी सी बात है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा दिमाग लगाना है। कौन सा? नॉर्मल वाला। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। आहार नाल के विभिन्न भागों में क्रमाकुंचनी गतियां पाई जाती हैं। आहार नाल के विभिन्न भागों में क्रमाकुंचनी गतियां। क्रमाकुंचन मतलब कैसा? कॉन्ट्रैक्शन है। क्रमाकुंचनी गतियां पाई जाती हैं, जिनमें से किसमें सबसे बड़े क्रमानुकुंचन गतियां पाई जाती हैं? किसमें? अब देखिए, आमाशय के अंदर भी क्रमानुकुंचन होता है। हमारा जो भोजन है ना, कैसे करता है? घट्टी की तरह पिसता है, तो क्रमाकुंचन की गतियां होती हैं। ठीक है, सबसे कम क्रमानुकुंचन की गतियां पूछ रहा है, तो सबसे ज्यादा तो आमाशय में हो रही है। ठीक, फिर ड्यूडेनम में, हाँ ड्यूडेनम में भी होती है। ठीक है, फिर सबसे कम किस में हो रही है? और ग्रसिका में भी होती है। पेरिस्टलाइसिस का जो मूवमेंट होता है, भोजन कैसे आता है? जिगजैग पोजीशन में, ऐसे बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर रिलैक्सेशन होता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन संकुचन होता है, फिर उनमें क्या होती है? वो वापस फैलती है, सिकुड़ती है। तो वैसे क्या होता है, जो खाना है वो सरक सरक कर नीचे जाता है। ठीक है, इस गति को हमने क्या बोला था? क्रमाकुंचनी गति बोला था, पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट बोला था। याद आ रही है बात? ठीक है, तो सबसे कम कहां है? मलाशय के अंदर। क्योंकि मलाशय में क्या होता है? मलाशय में जो बड़ी आंत है, जब वहां पर भोजन पहुंचता है, यानी कि पचा हुआ भोजन या अधपचा भोजन हम पहले कह लेते हैं कि अधपचा भोजन या जो मल है, वो जब मलाशय में कहाँ होता है? स्टोर होता है, संग्रहित होता है। तो यहाँ पर संपूर्ण क्या है? जब पानी का भी अब्सॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर मल क्या है? बंध जाता है। जब मल बंध जाता है तो संग्रहण का यहाँ पर संग्रहित हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि जो क्रमानुकुंचन होता है वो बहुत ही कम उपस्थित होता है। क्योंकि यहां से तो क्या है? सीधे इरिटेशन हो रहा है। ठीक है, मलाशय से कहां जाएगा? ये गुदा द्वार के थ्रू के द्वारा जो है मल बाहर निष्कासित कर दिया जाएगा, अपशिष्ट पदार्थ जैसे हम कहेंगे। ठीक है, इसका जो रंग होता है पीला होता है। किस वजह से? हमने बात करी थी बिलीरुबिन बिलीवर्डिन की। ठीक है ना? और इसमें जो गंध आती है, वो गंध किसकी वजह से आती है? SO2 की वजह से। और 3 मिथाइल जो होता है हमारा ओडिल, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर जो है गंध की कारक होता है। ठीक है, चलिए तो आज के जो हमारा ये है 30 क्वेश्चन तक हमने देख लिया। ठीक है ना? तो अभी हम चर्चा करेंगे किसके? हमारे अगले प्रश्न के बारे में, जो है हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, दूध की प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदला जाता है। अभी हमने बात करी दूध की प्रोटीन की। ठीक है, तो किस में बदलता है? कौन बदलता है? यहां पर जो रेनिन है वह बदलता है। आई बात समझ में? चलिए आप यहां तक नोट डाउन कीजिए, समझिए। इसके बाद हम चर्चा करते हैं हमारे 32 यानी कि अगले क्वेश्चन की। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हमने समझ लेते हैं दूध की प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट यानी कि दही में बदला जाता है। किसके द्वारा? रेनिन के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो इन्वर्टेज एंजाइम जल अपघटन करता है। अब देखिए यहां पे किसके बारे में पूछ रहा है? ये आपसे इन्वर्टेज एंजाइम के बारे में बात कर रहा है। ठीक, तो ग्लूकोज को सुक्रोज में बदलता है इन्वर्टेज एंजाइम? नहीं। क्या सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है? स्टार्च को माल्टोज में और स्टार्च को सुक्रोज में। देखिए स्टार्च जो है वो सुक्रेज में कन्वर्ट होता है, सुक्रोज में। ठीक है ना? स्टार्च को माल्टोज में। लेकिन यहां पे इन्वर्टेज एंजाइम की बात कर रहा है, तो इन्वर्टेज एंजाइम क्या करेगा? ये सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में तोड़ेगा। हमने इसके बारे में चर्चा करी थी जब हमने लेक्चर में पढ़ा था। ठीक, तो यहां पे क्या होगा? जो सुक्रोज है वो क्या करेगा? ग्लूकोज व फ्रक्टोज में टूटेगा। किसमें? जो इन्वर्टेज एंजाइम की वजह से। तो ये क्या करता है? जल अपघटन का कार्य करता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा, यानी कि सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में अपघटित करता है। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अमीनो अम्ल का अवशोषण होता है, अमाइनो एसिड। ठीक है, प्रोटीन की हम बात करते हैं तो प्रोटीन किस में टूटता है? अमाइनो एसिड में टूटता है। और फर्दर क्या होते हैं? अमाइनो एसिड से
प्रोटीन बनते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अमीनो अम्ल का जो अवशोषण है, यहाँ वो सीधी सी बात पूछ रहा है आपसे कि अवशोषण कहाँ पर हो रहा है। ठीक, रसांकुरों की रुधिर कोशिकाओं में, मलाशय की भित्ति में, मलाशय की रुधिर कोशिकाओं व लैक्टियल्स में, या रसांकुरों की लैक्टियल्स में। तो देखिए हमने पढ़ा है कि जो अमीनो अम्ल का शोषण होता है वो कहाँ होता है, जो हमारे रसांकुर होते हैं यानी कि जो विलाइज होती हैं, ठीक है ना, कि रुधिर कोशिकाओं में उपस्थित होता है, क्योंकि वहां पर क्या होती है, ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है, यानी कि रक्त की यहाँ पर कोशिकाएं, रुधिर कोशिकाएं पाई जाती है। तो रसांकुर की जो रुधिर कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर क्या होता है, अमीनो अम्ल का अवशोषण होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहला। आई बात समझ में? बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। ट्रिप्सिन का स्त्रवण होता है। अब देखिए यहां पे किसकी बात हो रही है, ट्रिप्सिन की। तो ट्रिप्सिन का स्त्रवण कहां पर होता है, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन, एमाइलोट्रिप्सिन, आ रहा है याद आपको? इसका जो स्त्रावण होता है, ट्रिप्सिन का स्त्रावण कहां से हो रहा है, ट्रिप्सिन का स्त्रावण आपके अग्नाशय से ही हो जाता है, यानी कि कहां से, पेनक्रियास से, अग्नाशय। ठीक है, तो यहां पे आपका सीधा सीधा आंसर क्या हो गया इसका, अग्नाशय हो गया। आमाशय में HCl होता है। लीवर क्या करता है, बाइल को सीक्रेट करता है, यकृत, बाइल का निर्माण यहीं पे हो रहा है। ठीक है, और शुद्धांत्र है, शुद्धांत हमारा कौन सा भाग है, एक है हमारा शुद्धांत्र, हमारी ग्रहणी, हमारा मध्यांत्र, और शुद्रांत यानी कि ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। जो इलियम वाला भाग होता है वो शुद्धांत्र होता है। ठीक, तो यहाँ पे ट्रिप्सिन का स्त्रावण किस में हो रहा है, अग्नाशय में हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चर्चा करते हैं। प्रोटीन को अमीनो अम्लों में तोड़ा जाता है। अभी हमने बात करी जो प्रोटीन है वो किस में टूटता है, अमीनो एसिड में टूटता है, यानी कि अमीनो अम्ल में टूटता है। तो किसके द्वारा, कहां पर होती है ये जो क्रिया होती है वह, वैसे तो देखिए जो मेन कहते हैं कि हम प्रोटीन का पाचन, कुछ जो अंश होता है वो मुख से शुरू हो जाता है, लेकिन पाचन जो हो रहा है वो कहां होता है, हम कहते हैं कि आमाशय में भी होता है, लेकिन जो प्रोटीन जो अमीनो अम्लों में तोड़ा जाता है, बेसिकली यहाँ पे एब्सॉर्प्शन शुरू होता है। पाचन वाले पार्ट की बात कर रहे हैं हम, डाइजेशन की, ठीक है ना, तो पाचन तक कहां तक होता है, आमाशय में भी। लेकिन जो अमीनो अम्ल, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ा जाता है वो कहां पर, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, समझिएगा। हम क्या होता है कि इसका आंसर क्या लगा रहे थे कि हाँ प्रोटीन को अमीनो अम्लों में तोड़ा जाता है आमाशय, लेकिन नहीं, यहाँ पे वो बात कर रहा है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने की या पचाने की, अवशोषण की बात नहीं है। यहाँ पर जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल में तोड़ा जाता है। कहां पर, प्रोटीन जो अमीनो अम्ल में टूटता है वो हमारी आंत में टूटता है। आई बात समझ में? तो आपको थोड़ा सा प्रश्न को समझना है कि किस तरह से आप उसका उत्तर देंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा जो समय हमें लगाना होता है वो प्रश्न को समझने में ही होता है। हम प्रश्न को कम समय देते हैं और जो उसके चार में प्रत्युत्तर देने के लिए हमें जो ऑप्शन दिए हुए होते हैं हम उनकी तरफ ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो हमें यहाँ पे प्रश्न को पढ़ना है, ठीक है ना। आई बात समझ में? चलिए, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, आंत में। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। टाइलिन आमाशय में कार्य नहीं करता क्योंकि यह हो जाता है। अब देखिए टाइलिन की हमने बात करी है यहाँ पे, तो टाइलिन आमाशय में कार्य क्यों नहीं करता है, क्योंकि क्या हो जाता है, आमाशय में क्या उपस्थित है, एसिडिक मीडियम है, हमने पढ़ा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल रहा है यानी कि HCl मिल रहा है। तो HCl क्या करता है, जो ये टाइलिन है इसको क्या कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है, यानी कि निष्क्रिय कर देता है, हम ये कह सकते हैं। तो यहां पे क्या आंसर हो गया हमारा, HCl की उपस्थिति में के कारण निष्क्रिय। तो यहां पे जो टाइलिन है वो आमाशय में कार्य नहीं करता है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो गया, HCl की उपस्थिति के कारण निष्क्रिय। रेनिन के कारण नहीं, रेनिन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि रेनिन तो क्या है, हमने क्या बात करी थी, दूध को दही में कन्वर्ट कर रहा है, कैल्शियम पैराकैसिनेट। ठीक है, पेप्सिन के कारण नहीं, इनमें से कोई नहीं है। HCl की उपस्थिति के कारण निष्क्रिय होता है। आई बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चर्चा करते हैं। कुछ प्रोटीन अपघटक यानी कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम। अब प्रोटीन अपघटक की यहां पे बात करोगे, कौन कौन से प्रोटीन अपघटक होते हैं, अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चनों में चर्चा करी है कि किसकी, देखिए ट्रिप्सिन प्रोटीन अपघटक, इरेप्सिन और पेप्सिन। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये तीनों ही आपके पहला ही आंसर जो है क्वेश्चन का वो आपको ऑप्शन में दे रखा है, आपका आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन, इरेप्सिन और पेप्सिन।
आई बात समझ में? यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? प्रोटीन अपघटक की बात कर रहा है। तो प्रोटीन अपघटक हमारे कौन कौन से हैं? ट्रिप्सिन, इरप्सिन और पेप्सिन है। आई बात? जिनको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीलिटिक एंजाइम भी बोलते हैं। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। सक्कस एंटेरिकस आंत्रिय रस, सक्कस एंटेरिकस इंटेस्टाइनल जूस, आंत्रिय रस जिसे हम कहते हैं, ठीक है, स्त्रावित होता है। अब देखिए हमने दो तरह की ग्रंथियां पढ़ी थी, कौन कौन सी? चीफ सेल्स, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा था कि यहां पर जो जठर ग्रंथियां हैं या लैंगरहैंस के द्वीप हैं, लिबर कुहन की दरारें हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड हैं, ठीक है, या कलश कोशिकाएं हैं। लेकिन सक्कस एंटेरिकस कहां से बनता है? सक्कस एंटेरिकस सीक्रेट हो रहा है हमारी जो क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन है, यानी कि लिवर कुहन की जो दरारें हैं तथा जो ब्रूनर्स ग्लैंड है, दोनों मिलकर क्या बना रही है सक्कस एंटेरिकस, यानी कि आंतरिक रस का स्रावण कर रही है। याद कीजिए हमने इसके बारे में भी पूरी चर्चा करी थी। आई बात समझ में? तो यहां पे क्या होगा? सक्कस एंटेरिकस आंतरिक रस किससे स्रावित हो रहा है? क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन, यानी कि लिवर कुहन के दरारें एवं ब्रूनर्स ग्लैंड यानी कि ब्रूनर ग्रंथियों के द्वारा स्रावित हो रहा है। चलिए बच्चों चर्चा करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। ग्लाइकोजन का संग्रह कहां होता है? हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ग्लाइकोजन, ठीक, सॉरी हम चैप्टर हमने डाइजेशन एब्सॉर्प्शन पढ़ा, पाचन शोषण, लेकिन जो ग्लाइकोजन का संग्रहण होता है क्या रक्त में होता है? नहीं। यकृत में होता है? देखते हैं। फेफड़ों में होता है? फेफड़ों का तो कार्य क्या है? हवा को भरना, यानी कि ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस छोड़ना, ठीक। चलिए, और वृक्क में। अब जो ग्लाइकोजन का संग्रह हो रहा है वो कहाँ है? बेसिकली जो ग्लाइकोजन का संग्रह होता है वो किस में होता है? हमारे लीवर के अंदर होता है। किस में होता है? यकृत में, अर्थात लीवर के भीतर। सीधे सीधे से लाइन टू लाइन क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पित्त द्वारा वसा का पायसीकरण कहां होता है? पित्त द्वारा, पित्त मतलब गॉल ब्लैडर, पित्ताशय पढ़ा है हमने। द्वारा वसा का पायसीकरण कहां पर होता है? देखिए हमने बात करी थी कि जो हमारे लीवर में क्या बन रहा है? बाइल जूस है, ठीक है, राइट लोब से और लेफ्ट लोब से, यानी कि दाएं लोब से और बाएं लोब से, दोनों तरफ से क्या होती हैं? दो ओपनिंग खुलती हैं। और ये ओपनिंग कहाँ आती है? पेनक्रियास से जो एक ओपनिंग आ रही है जिसको हमने क्या बोला था? मेन हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट है। मेन पेनक्रियाटिक डक्ट और बाइल से आने वाली डक्ट दोनों आपस में ज्वाइन होती है तो क्या बनाती है? हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट बनाती है। उसमें क्या था? आंतरिक रस भी जा रहा है, ठीक है। तो ये सब के सब कहाँ ओपन होते हैं? किसके अंदर? एम्पुल ऑफ वेटर, ठीक। एम्पुल ऑफ वेटर के आगे क्या था? एक वाल था जिसको हमने क्या बोला था? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है। वहां से ये किस में खुलते हैं? ड्यूडेनम में। और ड्यूडेनम क्या है? हमारी ग्रहणी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो पित्त रस द्वारा वसा का पायसीकरण होता है वह कहां होता है? ड्यूडेनम में होता है, अर्थात ग्रहणी में होता है। आई बात समझ में? चलिए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की। सॉरी आगे चला गया था। सिक्रेटिन हार्मोन कहां पर बनता है तथा इसका क्या कार्य है? ठीक है, अब देखिए जो सिक्रेटिन हार्मोन है ये कहां बनेगा? हमने बात करी थी सिक्रेटिन हार्मोन, आप और कहां पर बनता है, इसका कार्य क्या है? देखिए सिक्रेटिन हार्मोन क्या करता है? जो सिक्रेटिन है यानी कि ये सिक्रेटिन हार्मोन से ही हमें पता लग रहा है कि इसका कार्य क्या है। सिक्रेटिन मतलब किसी ना किसी ग्लैंड को, किसी ना किसी हम कहते हैं कि ग्रंथियों को ये एक्टिवेट कर रहा है। किस चीज के लिए? सिक्रेशन करने के लिए, स्त्रावण करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिक्रेटिन हार्मोन कहां पर बनता था? कार्य, तो कार्य तो हमें पता पड़ गया कि भाई सिक्रेटिन हार्मोन है ना कहीं कुछ ना कुछ स्रावित करने के लिए क्या कर रहा है? उत्तेजित कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम? अब देखिए यहाँ पे क्या कार्य? आमाशय तथा जठर ग्रंथियों को उत्तेजित करना। क्या सिक्रेटिन जठर ग्रंथियों और आमाशयों को उत्तेजित करता है? आंत तथा अग्नाशय ग्रंथि को उत्तेजित करता है? यकृत तथा पित्ताशय को उत्तेजित करता है? या आंत तथा लिबर कुहन की दरारों को उत्तेजित करता है?
सिक्रेटिन हार्मोन क्या करता है, सिक्रेटिन हमारी आंत यानी कि इंटेस्टाइन तथा जो अग्नाशय ग्रंथियां होती हैं हमारी, उनको उत्तेजित करता है। जब सिक्रेटिन का सिक्रेशन होता है तो वो क्या करता है, एक तरह सिग्नल पास आउट होता है कि जो आंत तथा अग्नाशय ग्रंथियों को उत्तेजित करती है कि आप कुछ ना कुछ सीक्रेट करो, यानी कि क्या, यहां पर सीक्रेशन को एक्टिवेट करने के लिए सिक्रेटिन हार्मोन रिलीज होता है। ठीक, तो हमारा उत्तर क्या होगा, आंत तथा अग्नाशय ग्रंथियों को उत्तेजित करना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एंजाइम ट्रिप्सिनोजन स्त्रावित होता है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन। तो एंजाइम ट्रिप्सिनोजन कहां स्त्रावित होता है, अभी अभी हमने चर्चा करी थी इसकी, किसमें, हमारे अग्नाशय के अंदर। ठीक है, ग्रहणी में नहीं होगा, यकृत में नहीं, आमाशय में नहीं, किसमें होगा, ट्रिप्सिन पेनक्रियाज में यानी कि अग्नाशय के अंदर। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पेप्सिन एंजाइम कितने पीएच पर कार्य करता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 3 पर प्रोटीन को तोड़ने के लिए, क्योंकि देखिए अभी हमने क्या बात कर दी, प्रोटीन अपघटक है ना, इरेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, आई बात याद। तो यहां पे जो पेप्सिन एंजाइम है वो कितने पीएच पे काम करेगा, नॉर्मल पीएच पे काम करना चाहिए। ठीक है, तो यहां क्या क्या है, 3 पर प्रोटीन को तोड़ने के लिए, 2 पर कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए, 7 पर प्रोटीन को पेप्टाइड तथा पेप्टोन्स में बदलने के लिए, 2 पर प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलने के लिए। अब बताइए पेप्सिन जो है वो कितने पीएच पे काम करता है, पेप्सिन आपका काम करता है 3 पर, यानी कि इसका पीएच कितना होना चाहिए, 3। और ये किस में काम आता है, प्रोटीन को तोड़ने में। किस में काम आता है, प्रोटीन को तोड़ने में। जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी लेक्चर में, उस रिएक्शन को जब आप देखेंगे कि किस तरह से कौन सी चीज किस में कन्वर्ट हो रही, तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा कि जो हमारा पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को तोड़ने पे काम आता है। और वहां पे हमने सभी की बात करी थी, सक्कस एंटेरिकस का हमने कंपोजिशन देखा था, हमने बाइल जूस के कंपोजिशन के बारे में चर्चा करी थी। ठीक है ना, आंतीय रस उसके बारे में भी हमने उसके कंपोजिशन को देखा था, साथ ही साथ हमने इनकी पूरी चर्चा करी थी। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, पेप्सिन एंजाइम कितने पीएच पे कार्य कर रहा है, 3 पर, प्रोटीन को तोड़ने के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। आमाशय में मुख्य रूप से किसका पाचन होता है, देखिए आमाशय में मुख्य रूप से पाचन पूछा जा रहा है, वसा का यानी कि फैट, कार्बोहाइड्रेट आपको पता ही है फॉर्म है स्टार्च की, ठीक है, प्रोटीन या सभी का। वैसे तो देखा जाए सभी का पाचन आमाशय के अंदर होता है, क्योंकि हमारा जो मेन पाचन है, मुख्य पाचन है, वो मुंह से ही शुरू हो जाता है, मुख द्वार से ही, है ना। स्टार्च जो है वो मुख से ही पाचित होना शुरू हो जाता है। जो 30% स्टार्च होता है वो कैसा, पका हुए फॉर्म के अंदर अगर होगा, पका हुआ स्टार्च होगा तो वो क्या हो जाएगा, वहीं से पाचन शुरू हो जाएगा उसका। लेकिन जो अधपका स्टार्च है वो कहाँ पे होता है, आमाशय में उसका पाचन होता है, पहली चीज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का भी। अब जो मुख्य रूप से पाचन है वो किसका हो रहा है, मुख्य रूप से जो है पाचन होता है यहां पर प्रोटीन का। किसका होता है, प्रोटीन का पाचन होता है आमाशय के अंदर। ठीक, तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन। और फिर यहां पे जब प्रोटीन का पाचन होगा तो प्रोटीन किस में जाके अपघटित होगा, टूटेगा किस में, अमाइनो एसिड में। कहां पर, अभी हमने चर्चा करी थी ड्यूडेनम में, ठीक है ना, यानी कि आंत में जाके हम कह सकते हैं कि आंतों में जाकर ये टूटेगा, किसमें, प्रोटीन अमाइनो एसिड के अंदर। आई बात समझ में। तो यहां पे आंसर क्या हो गया हमारा 45 का 3, यानी कि आमाशय में मुख्य रूप से किसका पाचन हो रहा है, प्रोटीन का पाचन हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्तनधारियों में अग्नाशयी रस का स्रावण किस हार्मोन से होता है, अग्नाशयी रस यानी कि पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो पेनक्रियास के द्वारा तो हो गई थी, ठीक, लेकिन ये किसको कौन एक्टिवेट करेगा, अग्नाशयी रस। तो ये हमारा क्या, गैस्ट्रिन हार्मोन या सिक्रेटिन, सिर्फ सिक्रेटिन नहीं, सिक्रेटिन व सीसीके, यानी कि यहां पर जो एक्टिवेट होगा वो सिक्रेटिन व सीसीके। सीसीके क्या था हमारा, कोलेसिस्टोकाइनिन। क्या बात करी थी हमने इसके बारे में, ये क्या होता है हमारा कोलेसिस्टोकाइनिन। क्या बोलेंगे हम इसे, कोलेसिस्टोकाइनिन, सीसीके और सिक्रेटिन,
ये क्या करता है, अग्नाशय रस के स्रावण को किस हार्मोन के द्वारा होता है, इसी हार्मोन के द्वारा होता है। क्योंकि सिक्रेटिन क्या कर रहा है, उत्तेजित कर रहा है किसको, अग्नाशय को, पेनक्रियास की ग्लैंड्स को, ठीक है, कि क्या करें, पैंक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन करें। और साथ साथ में इसमें कौन एक्टिवेट कर रहा है, कोलेसिस्टोकाइनिन यानी कि सीसीके। इसका पूरा नाम क्या होता है, सीसीके पीजेड, ठीक है। तो यहां स्तनधारियों में अग्नाशय रस का स्रावण किस हार्मोन के द्वारा हो रहा है, सिक्रेटिन व सीसीके हार्मोन के द्वारा हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रक्त में उपस्थित सामान्य शर्करा, बच्चे सा क्वेश्चन है, गलत सेलेक्ट कर लिया शायद, नहीं। रक्त में उपस्थित सामान्य शर्करा क्या है, ग्लैक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज या ग्लूकोज। अरे भाई मात्रा किसकी बढ़ती है ब्लड के अंदर, रक्त की शर्करा, जिसको आप ब्लड शुगर बोलते हो, बोलते हैं ना ब्लड शुगर, अरे साहब ब्लड शुगर है, ठीक। तो ब्लड शुगर कहां पे, रक्त में उपस्थित सामान्य शर्करा कौन सी है, ग्लूकोज ही तो है। तो आंसर सीधा सीधा क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है। चलिए अब हम किसकी चर्चा करेंगे, अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की, जो है हमारा 48 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर सॉरी फ्रेम में आ गया हूं मैं। तो रक्त में उपस्थित सामान्य शर्करा क्या थी हमारी, ग्लूकोज थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। लंबे समय तक भूखा रहने की स्थिति में शरीर किससे संग्रहित भोजन का उपयोग करता है, बताइए आप। लंबे समय तक अगर हम फास्टिंग कर लें तो फास्टिंग करने पे क्या होगा, बोलते हैं ना कि व्रत कर लिया, या अभी जैसे कोई भी तीज त्योहार आता है तो हम क्या करते हैं, कभी जन्माष्टमी आ गई, शिवरात्रि आ गई, तो हम लोग क्या करते हैं, व्रत करते हैं, भगवान में आस्था रखते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में हमें भी क्रेज होता है, नहीं आज तो व्रत करना है, ठीक है, उपवास करना है। तो आपने कर लिया उपवास, लंबे समय तक भूखा रहने की स्थिति में शरीर किससे संग्रहित भोजन का उपयोग करता है, भूख तो लगती है ना, शरीर को तो अपनी डिमांड पूरी करनी है। आप चाहे खाओ चाहे मत खाओ, बॉडी बहुत समझदार है, अपने आप से सब कुछ ले लेती है। आप सोचते हैं ना कि मैं नहीं खाऊंगा तो क्या मिल जाएगा, अंदर है आपके जो ऑलरेडी आपका स्टोर्ड है, फैट कह लीजिए आप या कार्बोहाइड्रेट कह लीजिए, बॉडी अपने आप से लेना शुरू कर देती है, ठीक है ना। तभी तो आपसे बोलते हैं ना डाइटिंग के लिए, डाइटिंग कीजिए वेट लूज होगा। क्यों, क्योंकि जो आपका अंदर बॉडी में जो फैट जमा हुआ है, जो जिससे बॉडी को एनर्जी मिल सकती है, वो ऑलरेडी है आपके पास, आपके शरीर में व्यवस्थित है। तो शरीर क्या करेगा, उसी का इस्तेमाल करना शुरू करता है। यहां पर ये भी क्या पूछ रहा है, लंबे समय तक भूखा रहने की स्थिति में शरीर क्या करता है। सबसे पहले देखिए 3 घटक होते हैं, 3 घटक कौन कौन से हैं, पहला तो है हमारा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, दूसरा है हमारा फैट, ठीक, तीसरा है हमारा प्रोटीन, ठीक है, 3 ही घटक है। सबसे पहले बॉडी क्या यूज करती है, कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करती है, उसके बाद क्या करती है, बॉडी फैट का इस्तेमाल करती है, और उसके बाद किसका करती है, प्रोटीन का करती है, और उसके बाद किसका करती है, उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पर लंबे समय तक भूखा रहने की स्थिति में भोजन का, संग्रहित भोजन का उपयोग कौन करता है, यहां पे संग्रहित भोजन का उपयोग करता है हमारा लीवर व एडिपोज तक। आई बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 49, एंटेरोकाइनेस द्वारा किसे उत्तेजित किया जाता है, एंटेरोकाइनेस के द्वारा किसे उत्तेजित करते हैं, पेप्सिनोजन नहीं, ट्रिप्सिन नहीं, एंटेरोकाइनेस का कोई रोल नहीं है, पेप्सिन नहीं, एंटेरोकाइनेस किसको करेगा, ट्रिप्सिनोजन को, एंटेरोकाइनेस ट्रिप्सिनोजन को उत्तेजित करता है, ठीक है बच्चों। तो यहां पे इसका आंसर क्या हो गया, ट्रिप्सिनोजन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। भोजन का सर्वाधिक पाचन रिक्त स्थान में होता है, ठीक। अब वो रिक्त स्थान हमें भरना है, क्या होगा, देखिए हमने बात करी थी सर्वाधिक पाचन, यहां पर पाचन की चर्चा हो रही है ना कि अवशोषण की, ये बात ध्यान रखिएगा आप। जल्दीबाजी में होता यह है कि हम पाचन में और अवशोषण में कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। यहां पे हमसे पूछा सर्वाधिक पाचन, तो सर्वाधिक जो पाचन है आमाशय में होता है, नहीं, आमाशय में क्या होता है, हमारा जो भोजन है वो आता है और HCl में यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिक्स होता है,
फिर उसके क्या होता है, चर्निंग मूवमेंट होता है, तो जो चर्निंग मूवमेंट की वजह से क्या बनता है, कायम बनता है। ठीक, तो सर्वाधिक पाचन नहीं हो रहा जेजुनम के अंदर, ठीक है, जेजुनम में भी नहीं होता है। कॉलोन में तो वाटर का एब्सॉर्प्शन होता है। तो अगला लास्ट ऑप्शन क्या बचा हमारा, हमारा जो ऑप्शन बचा वो ग्रहणी यानी कि ड्यूडेनम में। तो जो पाचन होगा सर्वाधिक वो कहां पर हो रहा है, ड्यूडेनम वाले भाग में हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रहणी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। वह एंजाइम जो पायसीकृत वसा को वसा अम्ल व ग्लिसरॉल में बदलता है। यहां पर एंजाइम की बात हो रही है जो पायसीकृत वसा को वसा अम्ल में, ठीक है ना, वसा क्या है, फैट, फैट किस में कन्वर्ट हो रहा है, फैटी एसिड में, वो ग्लिसरॉल में बदलता है। ठीक, तो जो फैटी एसिड और जो फैट है वो ग्लिसरॉल में बदल रहा है, तो वो किससे बदलेगा, पेप्सिन के प्रेजेंस से, लाइपेज की प्रेजेंस से, एमाइलेज की प्रेजेंस से, या सुक्रेज की प्रेजेंस से। तो ये किससे बनेगा बताइए मुझे, पेप्सिन के प्रेजेंस से नहीं बनेगा, ये किससे बनेगा, लाइपेज। ठीक है, तो क्या करेगी लाइपेज, क्या करेगा, जो फैट है उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं 52। एक मिनट, 51 बिल्कुल सही, 52। चलिए, तो निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है, इनमें से कौन सा एंजाइम है जो पाचक नहीं है। ठीक है, पाचक एंजाइम नहीं है उसके बारे में हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो एंटेरोकाइनेस नहीं, एमाइलेज नहीं, निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है, जो पाचक एंजाइम नहीं है, एंट्रोकाइनेस तो पाचक एंजाइम है, एमाइलेज भी है, सेलेब्रे एमाइलेज, ठीक है, स्टार्च का पाचन करता है, ट्रिप्सिन भी पाचन एंजाइम है, लेकिन जो एंट्रोगेस्ट्रीन है ये क्या है, यह पाचक एंजाइम नहीं है। ठीक है, एंट्रोगेस्ट्रीन क्या है, हार्मोन है। ठीक, एंट्रोगेस्ट्रीन पाचक एंजाइम नहीं है, तो कौन सा है, एंट्रोगेस्ट्रीन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिक्रेटिन द्वारा किसका उत्पादन प्रेरित किया जाता है, लीजिए वापस से वही प्रश्न हो गया है, सिक्रेटिन द्वारा किसका उत्पादन किया जा रहा है, सिक्रेटिन क्या करता है, अग्नाशय रस यानी कि पैंक्रियाटिक जूस, इसका उत्पादन को प्रेरित करता है यानी कि उत्तेजित करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पित्त बनता है, पित्त कहां बनता है, पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, यकृत के बारे में पढ़ा। तो मेन काम यह था, यकृत में क्या है, यकृत में ही पित्त बन रहा है, अर्थात बाइल बन रहा है। स्टोरेज कहां हो रहा है, पित्ताशय में यानी कि गॉल ब्लैडर में। ठीक, तो यहां पे क्या होगा, इसका आंसर सीधे सीधा हमारा यकृत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोलेसिस्टोकाइनिन का स्त्रवण होता है, सीसीके के बारे में पूछ रहा है। अभी हमने सीक्रेटिन और सीसीके यानी कि कोलेसिस्टोकाइनिन के बारे में हमने चर्चा करी पिछले क्वेश्चन में। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ग्रहणी में जो कि पित्ताशय में संकुचन को प्रेरित करता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या है, पहला ही इसका आंसर हो गया, क्योंकि क्या कर रहा है, ग्रहणी में जो पित्ताशय यानी कि जो गॉल ब्लैडर है में संकुचन को प्रेरित करता है, कौन, कोलेसिस्टोकाइनिन। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि ड्यूडेनम में, सॉरी ड्यूडेनम में नहीं, जो हमारा पित्ताशय है, गॉल ब्लैडर है, उसमें तो क्या है, बाइल रस का केवल संग्रहण हो रहा है, लेकिन उसके अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा कि वो तो क्या एक थैलेनुमा संरचना है। अब थैलेनुमा संरचना के अंदर जो जो संकुचन करवाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो बाइल है वो बाहर निकल कर आएगा। ठीक है ना, किस में आएगा, बाइल डक्ट में आएगा। ठीक है, बाइल डक्ट इधर से आएगी और इधर से मेन हेपेटिक डक्ट आएगी, दोनों आपस में एक जगह के फ्यूज होगी, एक जगह जुड़ेंगी, तो उसको हमने क्या बोला, हेपेटोपेंक्रेटिक डक्ट बोला। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, जो संकुचन का कार्य है वो क्या कर रहा है, कोलिकोसिस्टोकाइनिन कर रहा है, तो इसका पहला ही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ग्रहणी में जो कि पित्ताशय में संकुचन को प्रेरित करता है। आई बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कौन बदलता है, सिंपल सी बात है, हमें पता है, हमने रिएक्शन पढ़ी थी, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन, वेट अ सेकेंड, इरेजर, देखिए सीधी सी बात है,
जो ट्रिप्सिनोजन है वह किस में कन्वर्ट हो रहा है? ट्रिप्सिन में। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? हमने रिएक्शन पढ़ी थी एंट्रोकाइनेज। किसकी प्रेजेंस में? एंट्रोकाइनेज की प्रेजेंस में ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है। तो सीधा सीधा आंसर क्या हो गया हमारा? एंटेरोकाइनेज। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 57 नंबर। एंजाइम की जो सर्वाधिक संख्या होती है, एंजाइम सबसे ज्यादा किस में पाए जाते हैं? शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी या इनमें से कोई नहीं? देखिए यहां पर जो एंजाइम्स हैं ज्यादा एक्टिव किस कंडीशन में होते हैं या किस संख्या में अधिक होते हैं, क्यों होते हैं? कोई मनुष्य अगर शाकाहारी है या मांसाहारी है तो दोनों का अलग है। आपसे कोई पूछता है ना आप नॉनवेज लेते हैं या वेज लेते हैं, तो उसी तरह से तो शाकाहारी व्यक्ति है उसमें जो एंजाइम्स हैं वो शाकाहारी जो भोजन ले रहा है उसकी वजह से एक्टिवेट होते हैं। कोई व्यक्ति मांसाहारी है तो उसके शरीर में जो एंजाइम है वो मांसाहार के भोजन के प्रति एक्टिवेट होते हैं। ठीक है ना, यानी कि सर्वाधिक संख्या में एक्टिवेट होते हैं। और जो सर्वाहारी है यानी कि जो जो शाकाहारी भोजन भी करता है और मांसाहारी भोजन भी करता है, तो दोनों में क्या है, जो मिश्रित एंजाइम है वो एक्टिवेट होंगे। और हम कह सकते हैं कि एज कंपेरेटिवली या तुलनात्मक रूप से हम बात करें तो शाकाहारी व मांसाहारी दोनों में जो सर्वाहारी होगा उसमें ये अधिक संख्या में एक्टिवेट होंगे। ठीक, यहाँ पे इसका उत्तर सीधे सीधे से क्या निकलता है? जो एंजाइम की सर्वाधिक संख्या होती है वो किस में होती है? जो वेज और नॉन वेज यानी कि मांसाहारी और शाकाहारी, सर्वाहारी जिसे हम कहते हैं, में ज्यादा देखने को मिलती है। आई बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 58 नंबर हमारा। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण, हमें पता है कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कहां पर होता है, हमने पढ़ा था किसमें? हमारे यकृत में, लीवर के अंदर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 59। रेनिन क्या कार्य करता है? हमने पढ़ा है पूरी तरह से। रेनिन क्या करता है? रेनिन जो है वो 1 से 3 पीएच को पर क्या कर रहा है? कैल्शियम को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल रहा है। किस में बदल रहा है? यहां पर कैल्शियम को कैल्शियम पैराकेसिनेट में। तो यहाँ पे क्या फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? 7.2 पीएच से लेके 8.2 पीएच पर दूध के केसिन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलता है? नहीं, गलत। अमाशय में प्रोटीन पर? बिल्कुल नहीं, दूध पे काम करता है। अंत में आंत में वसा पर? ये आंत है, ठीक है, आंत में वसा पर नहीं। 1 से 3 पीएच पर काम करता है, केसिन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलता है। हाँ, इसको क्या बोलते हैं हम? कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कर्डलिंग ऑफ मिल्क या मिल्क कर्डलिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूध का दही में बदलना। तो यहां क्या लिख सकते हैं हम? दही में बदलना। ठीक, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? फोर्थ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। लैक्टियल भाग लेती है दूध के पाचन में, वसा के अवशोषण में, लैक्टिक अम्ल के पाचन में, या इनमें से कोई नहीं? अब देखिए लैक्टियल क्या है? लैक्टियल लिम्फेटिक कैपिलरी है। ठीक है, जो क्या करती है? डाइटरी फैट्स का एब्सॉर्प्शन कर रही है। क्या कर रही है? डाइटरी फैट्स का एब्सॉर्प्शन करती है। किसमें? जो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होती है ना, उसमें। तो यहां पे क्या कर रही है? डाइटरी फैट्स क्या है? फैट्स का मतलब वसा। ठीक, तो यहाँ पे लैक्टेज किस में भाग लेगी? वसा के अवशोषण में भाग लेगी। किस में लेगी? वसा के अवशोषण में। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? लैक्टियल्स क्या है? जो लैक्टियल्स है हम लिख सकते हैं यहां पर, लैक्टियल्स लिम्फेटिक कैपिलरी है। लिम्फेटिक कैपिलरी, ठीक है,
वो क्या कर रही है, डाइटरी फैट्स, क्या कर रही है, डाइटरी फैट्स का एब्सॉर्प्शन, ठीक है, किसमें, इन विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो यहां क्या है, लेक्टेस किसमें भाग ले रही है, वसा के अवशोषण के अंदर भाग ले रही है। आई बात समझ में, आंसर क्या हो गया हमारा, सेकंड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। लंबे समय तक उपवास करने पर क्या क्या होता है, सबसे पहले वसा, फिर कार्बोहाइड्रेट और अंत में प्रोटीन का उपयोग होता है। क्या ये सही है? क्रम अगर हम देखें तो क्रम कैसा होता है, पहले क्या यूज होता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट, फिर हमारा फैट यानी कि वसा, ठीक है, और तीसरे नंबर पे क्या आता है, प्रोटीन भाग। तो यहां पर पहला तो क्या हो गया आपका, गलत हो गया। दूसरा, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, एक सही, फिर वसा का, बिल्कुल सही, फैट का, और अंत में प्रोटीन का उपयोग होता है, बिल्कुल सही। तो यहां पर आपका क्या है, दूसरा ऑप्शन अभी तक सही है। तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़े, पहले लिपिड का नहीं, प्रोटीन का नहीं, अंत में कार्बोहाइड्रेट नहीं, या इनमें से कोई नहीं। देखिए तो आपका सीधा सीधा आंसर कौन सा निकल के आ रहा है, आपका दूसरा आंसर निकल के आ रहा है, क्योंकि बॉडी सबसे पहले किसको यूज करेगी, कार्बोहाइड्रेट को, फिर उसके बाद किसे यूज करेगी, वसा को यानी कि फैट को, और फिर फाइनली अंतिम में किसे यूज करेगी, प्रोटीन भाग को। आई बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आंतरिक रस सक्कस एंटेरिकस के स्त्रवण को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? देखिए सक्कस एंटेरिकस आंतरिक रस की हम बात करें, स्त्रवण को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, इसमें दो हार्मोन काम करते हैं। कौन कौन से? एक तो है हमारा एंटेरोकाइनिन और ड्यूरोकाइनिन। ठीक है, क्या काम करते हैं, एंटेरोकाइनिन और ड्यूरोकाइनिन, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों इसको कंट्रोल करते हैं। आई बात समझ में? तो इसमें क्या आंसर हो गया हमारा, 2 व 3 दोनों, यानी कि जो सक्कस एंटेरिकस है यानी कि आंतरिक रस है, इंटेस्टाइनल जूस जो है हमारा, ठीक है ना, किस स्त्रवण को कौन सा हार्मोन नियंत्रित कर रहा है, एंटेरोकाइनिन और ड्यूरोकाइनिन दोनों ही नियंत्रित करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। मनुष्य भोज्य पदार्थ के पाचन में असमर्थ है। देखिए ग्लाइकोजन, भोज्य पदार्थ का पाचन ग्लाइकोजन में हो जाता है, ग्लाइकोजन का हो जाता है, ग्लूकोज का भी पाचन हो जाता है, ठीक है, डेक्स्ट्रीन, इसका भी मनुष्य भोज्य पदार्थ के पाचन में असमर्थ है। क्या चीज, सेलुलोज। क्यों? क्योंकि सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है, जो सेलुलोज है वो कहाँ मिलता है, पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं उनमें सेलुलोज मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेलुलोज का पाचन क्या होता है, असमर्थ होता है हमारे शरीर के अंदर, ठीक। ये किसमें हमें देखने को मिलता है, जो शाकाहारी एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनके अंदर सेलुलोज का पाचन होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। यदि किसी कारणवश आहार नाल के एपिथेलियम की पेराइटल कोशिकाएं अंशतः कार्य विहीन हो जाएं तो क्या हो सकने की संभावना होगी? देखिए अच्छा क्वेश्चन है, समझ के करने वाली की बात है। यहां ये बोल रहा है कि अगर किसी कारण की वश आहार नाल की एपिथेलियम की पेराइटल कोशिकाएं, आहार नाल की पेराइटल कोशिकाएं, ठीक है, कार्य विहीन हो जाए तो क्या हो सकने की संभावना है? आमाशय का पीएच एकदम नीचे गिर जाएगा, नहीं, आमाशय का पीएच नीचे नहीं गिरेगा, ठीक। स्टेप्सिन अधिक कार्य सक्षम हो जाएगा, स्टेप्सिन नहीं। प्रोटीन का पेप्सिन द्वारा प्रोट्यूज और पेप्टोनों में पर्याप्त जल अपघटन नहीं हो पाएगा, बिल्कुल। जब पेराइटल कोशिकाएं हो जाएंगी तो यहाँ पे क्या होगा, जो कार्यविहीन हो जाएंगी तो उस कंडीशन में जो प्रोटीन्स है वो पेप्सिन द्वारा प्रोटीएज तथा पेप्टोन्स में पर्याप्त क्या होगा, नहीं टूट पाएगा और अपघटन नहीं हो पाएगा, ठीक। तो इसका आंसर आपका सीधे सीधा क्या निकल के आता है,
तीसरा। चौथा क्या है, अग्नाशयी एंजाइम और उनमें भी विशेषतः ट्रिप्सिन तथा लाइपेज ठीक से कार्य नहीं कर पाएंगे, नहीं ये भी गलत है। तो यानी कि आपका क्या आंसर है, यहाँ पे जो कार्यविहीन हो जाए तो क्या हो सकने की संभावना होगी, सिर्फ जो होगा प्रोटीन जो होगा वो पेप्सिन, प्रोटीन होगा, पेप्सिन के द्वारा प्रोटीज और पेप्टोन्स में पर्याप्त जल अपघटन नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। पूर्ण पाचित भोजन किसके द्वारा यकृत में पहुंचता है? हमें पता है जो पचा हुआ भोजन है वो कहाँ जाना है, यकृत में जाना है। तो किसके द्वारा हो जाएगा, जो ब्लड वेसल्स होती है हमारी यकृत निवाहिका शिरा, ठीक है, उसी के द्वारा क्या होगा, यकृत में ये पूर्ण पाचित भोजन पहुंचता है। चलिए अगले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। जल अपघटनकारी एंजाइम जो कम पीएच पर कार्य नहीं करते हैं कहलाते हैं, क्या प्रोटीएस कम पीएच पर कार्य करते हैं? जल अपघटन एंजाइम, ठीक है ना, कम पीएच पर कार्य नहीं कर रहे हैं, तो कम पीएच पे कौन सा काम नहीं करता, प्रोटीएस, तो ये भी ज्यादा पीएच पे काम करता है। जो अल्फा अमाइलेज है वह हमारा जो है कम पीएच पर कार्य नहीं करता है, किस पे करता है, ज्यादा पीएच पे, ठीक है, कितने पीएच पे कार्य करता है, ज्यादा पीएच पे कार्य करता है अल्फा अमाइलेज, ठीक। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या आ गया हमारा, सेकंड ऑप्शन आ गया। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। किस प्रकार के अंग के सही तौर पर कार्य नहीं करने के कारण एक व्यक्ति की विष्ठा का रंग सफेद धूसर हो जाता है, यानी कि व्हाइटिश ग्रे? तो हमें पता है धूसर का रंग क्या होगा, यकृत के खराब होने की वजह से, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यकृत जब ढंग से कार्य नहीं करता है तो उसके विष्ठा का रंग व्हाइटिश ग्रे हो जाता है। हमने क्या बात करी थी यहाँ पर, जो हमारी सेंट्रल वेन थी, ठीक है ना, सेंट्रल वेन में क्या होता है, हेपेटोसाइट्स प्रेजेंट थे। हेपेटोसाइट्स का जो सीक्रेशन है वो गलती से कहाँ हो जाता है, जो हमारी मेन वेन है, सेंट्रल वेन है, उसमें जो ओपन स्पेस है वहां पर क्या होता है, इसका सीक्रेशन हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, दूसरा व्हाइट ग्रे, क्यों, पीलिया की कंडीशन होती है। तो पीलिया की कंडीशन होने पर क्या होता है, जो मल है वो रंगहीन हो जाता है, एक किस्म के दूसर व्हाइटिश ग्रे भी हो जाता है, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि विष्ठा का रंग जो है वो सफेद धूसर क्यों होता है, क्योंकि यकृत में प्रॉब्लम होने के कारण या यकृत में खराबी होने के कारण होता है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। जठरीय एंजाइम पेप्सिन अम्लीय माध्यम में विशेष पीएच पर अधिकतम क्रिया करता है। अब देखिए जठरीय एंजाइम यानी कि हम पेप्सिन की बात कर रहे हैं, आमाशय के अंदर जठर रस है, ठीक है, HCl सीक्रेटेड जठरीय एंजाइम, यहाँ पे पेप्सिन जो है अम्लीय माध्यम यानी कि HCl के साथ में विशेष पीएच पर अधिकतम क्रिया करता है। तो इसका पीएच कितना होता है, इसका जो पीएच होता है वो कितना होता है, कम से कम होता है, एक विशेष पीएच जिसे हम क्या बोलते हैं 1.50 से लेके 2.60 तक इसका जो पीएच होता है। इसी पर क्या होता है, जो पेप्सिन है वो अम्लीय माध्यम में विशेष कार्य करता है। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। लार में पाया जाने वाला एंजाइम सबको पता है हमें, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, हमारा टाइलिन। सीधे सीधे प्रश्न है आपसे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टाइलिन। 69 70 में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सक्कस एंटेरिकस को कहा जाता है, हम सभी जानते हैं कि सक्कस एंटेरिकस को हम आंतरस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंतरस। जठर रस हमारा अलग हो गया, ठीक है, आंतरस के नाम से जानते हैं। बाइल रस, हम बाइल रस है ही सही, लार आपकी लार जो बनती है मुंह में वो लार है ही सही, ठीक है। तो सक्कस एंटेरिकस को अलग नाम से किस नाम से जानते हैं हम, आंतरस के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 71 जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl पेप्सिनोजन के लिए होता है, वैसे ही जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए, एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन के लिए, पित्तरस वसा के लिए, ग्लूकेगॉन ग्लाइकोजन के लिए। बताइए जो HCl है वो पेप्सिनोजन के लिए हो रहा है, तो यहाँ पर जो हमारा होगा क्या होगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए नहीं, एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन के लिए, बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या होगा, जो एंटेरोकाइनेज है वो ट्रिप्सिनोजन के लिए कार्य करेगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 73 नहीं, सॉरी, हमने 71 किया है, ठीक है, हम बढ़ते हैं 72 की तरफ। बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन में पाए जाते हैं,
अग्नाशय रस, लार, पित्त रस या आते रस। ठीक है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन हमने इसकी चर्चा करी। ठीक है, तो ये किस में पाया जाएगा? पित्त रस में। सीधा सीधा आपसे पूछ लिया गया है, इसका आंसर क्या है? सीधा सीधा आपका क्या है? पित्त रस के अंदर बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन पाया जाता है। इसी वजह से क्या होता है कि जो हमारा जो हम कहते हैं कि जो पित्ताशय रस है वो कैसा है? हरे रंग का होता है। ठीक है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के कारण है, क्योंकि क्या करते हैं ये कहते हैं कि एक रंग वर्णक का है ना, ये कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73। तो मानव में अमाशय में एक दिन में लगभग कितना जठर रस स्रावित होता है? यहां पर ये बात कर रहा है कि जो जठर रस है हमारा वो कितना स्रावण होता है एक दिन में? लगभग 500 से 1000 ml? नहीं। 2000 से 3000 ml? बिल्कुल सही। जो हमारे अमाशय में एक दिन में लगभग 2000 से लेकर 3000 ml तक जो है पूरा जठर रस स्रावित होता है, जो कहां पर उपयोग में आता है? जो हमारे भोजन को पचाने में कार्य में आता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 74। अग्नाशय की कोशिकाओं का उसके स्वयं के एंजाइम से पाचन नहीं हो पाता है, क्योंकि एंजाइम निष्क्रिय रूप से स्रावित होते हैं, कोशिकाएं म्यूकस मेम्ब्रेन से हस्तांतरित होती हैं, एंजाइम तभी स्रावित होते हैं जब आवश्यक हो, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहां पर यह हमसे पूछ रहा है कि अमाशय की जो कोशिकाएं हैं उस स्वयं के एंजाइम से पाचन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि एंजाइम निष्क्रिय रूप में स्रावित होते हैं। बिल्कुल सही, पहला इसका आंसर होगा। आपका जो एंजाइम है वो निष्क्रिय रूप में स्रावित होते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। सिक्रिटीन क्या कार्य कर रहा है? सिक्रिटीन यहां पर अग्नाशय एंजाइम के स्रावण को उत्तेजित करता है और अमाशय में अम्ल के स्रावण को संदमित करता है एवं पित्ताशय को उचित करता है। सिक्रिटीन का कार्य पूछ रहा है आपसे स्पेशली यहां पर ये। ठीक है, तो अग्नाशय एंजाइम के स्रावण को उत्तेजित करना, अमाशय में अम्ल स्रावण को संदमित करना है, पित्ताशय को उत्तेजित करना। नहीं, सिक्रिटीन ये नहीं। अग्नाशय में बाइकार्बोनेट के स्रावण को उत्तेजित करता है। हाँ, बाइकार्बोनेट के स्रावण को उत्तेजित करता है। अमाशय में अम्ल स्रावण को संदमित करता है। बिल्कुल, यहाँ पर ही अमाशय में अम्ल संद्रावण को भी संदमित करता है। यहाँ पर भी जो है अम्ल संद्रावण की राइट बिल्कुल लाइन है। ठीक, और यकृत से बाइकार्बोनेट स्रावण को उत्तेजित करता है। बिल्कुल, जो सिक्रिटीन है वह बाइकार्बोनेट और जो अम्ल स्रावण उसको ये उत्तेजित करता है। ठीक, चलिए अमाशय में अम्ल के स्रावण को उत्तेजित करता है। यहाँ पे सिक्रिटीन की बात हो रही है, तो अमाशय में ये अम्ल के स्रावण को उत्तेजित कर रहा है। सीसीके की प्रक्रिया को प्रबल करता है एवं आंतरिक गतिविधियों को संतुलित करता है। नहीं, ये गलत हो गया। पित्ताशय को उत्तेजित करता है, अमाशय में अम्ल स्रावण को संदमित करता है। अमाशय में अम्ल के स्रावण को उत्तेजित नहीं करता, ये संदमित करता है। ये भी गलत है आपका तीसरे में। और पित्ताशय को उत्तेजित करता है, अमाशय में अम्ल स्रावण को संदमित करता है, यह सही है। एवं अग्नाशय में बाइकार्बोनेट स्रावण को उत्तेजित करता है। पित्ताशय में नहीं, ये अग्नाशय में आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या निकल के आता है आपका? जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका सेकंड। अग्नाशय बाइकार्बोनेट के स्रावण को उत्तेजित करता है, अमाशय में अम्ल स्रावण को संदमित करता है तथा यकृत से बाइकार्बोनेट स्रावण को उत्तेजित करता है, सिक्रिटीन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चर्चा करते हैं। 76। अगर एक मनुष्य को केवल खाने में दूध, अंडा व ब्रेड ही दिया जाए तो वह किससे ग्रसित हो जाएगा? अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ हम खाने में दूध दें, अंडा दें या ब्रेड ही दें तो वो किससे ग्रसित होगा? रिकेट से? नहीं। बेरी? नहीं। रतौंधी? नहीं, क्योंकि यहां पर क्या है, बॉडी को जरूरत किसकी है? स्कर्वी, विटामिन सी की। तो यहां पे कौन सा रोग हो जाएगा उसको? विटामिन सी की कमी हो जाएगी, स्कर्वी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्कर्वी रोग का कारण है, अभी अभी बात हरी, विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, विटामिन सी क्या करता है? विटामिन सी जो है वो वाटर सोल्यूबल भी है, बी कॉम्प्लेक्स है वो भी वाटर सोल्यूबल है, और वाटर सोल्यूबल होने के साथ साथ विटामिन सी क्या करता है? हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। क्या करता है?
इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। और जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सभी के अंदर विटामिन सी प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। वो अनानास हो आपका या नींबू हो आपका, ठीक है, संतरे हो, मौसमी हो, इन सभी खट्टे फलों के अंदर सिट्रिक एसिड है, ठीक है ना। विटामिन सी की प्रचुर मात्रा इनमें मिलती है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 78 विटामिन होते हैं अकार्बनिक पदार्थ एवं जंतुओं के द्वारा स्वयं निर्मित नहीं किए जा सकते। सही बात है। अकार्बनिक पदार्थ एवं जंतु द्वारा स्वयं बनाए जाते हैं? नहीं। कार्बनिक पदार्थ जो अधिकांशतया जंतुओं द्वारा निर्मित नहीं किए जाते हैं। बिल्कुल सही। ये क्या होते हैं? कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अधिकांशतया जंतुओं द्वारा निर्मित नहीं किए जाते हैं, ठीक है ना। प्रोटीन डेफिशिएंसी। तो विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ है जो अधिकांशतः जंतु द्वारा निर्मित नहीं किए जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 79 विटामिन के जरूरी है कैल्शियम एवं फास्फोरस उपापचय के नियमन में, श्वसन में, कार्बोहाइड्रेट उपापचय में या यकृत के प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण जो कि रक्त स्कंदन में जरूरी है। देखिए जब हमने एनिमल टिश्यू पढ़ा था यानी कि जंतु तक के बारे में हमने चर्चा करी थी, तब हमने वहां पर विटामिन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, रक्त स्कंदक में, ठीक है। यानी कि जो हम कहते हैं कि कहीं जब चोट लग जाती है तो वहां पे जो रक्त का स्कंदन होता है, ठीक, तो वहां पर कौन सा फैक्टर करता है? फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है? जो विटामिन के होता है वो बहुत ज्यादा जरूरत होता है किसमें? जो प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में निर्माण करता है यानी रक्त स्कंदन में जरूरी कार्य करता है। तो यकृत में क्या होगा? इसका विटामिन के का रोल होगा। ठीक, आई बात समझ में? यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण जो कि रक्त स्कंदन में जरूरी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। लोगों को स्वस्थ, मजबूत और लंबी आयु के लिए आवश्यक रूप से क्या लेना चाहिए? देखिए हमें पता है कि स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए, खाना हमें पचा पचा के धीरे धीरे खाना चाहिए, ठीक है। और लंबी आयु के लिए आवश्यक रूप से एक संतुलित आहार जिसे हम कहते हैं कि व्यवस्थित तरीके से जो हमें भोजन करना चाहिए। और हमारी दैनिक दिनचर्या जो होती है वह कार्य भी हमें नियमित तौर पर एक सिस्टमेटिक तरीके से जिसे हम कहते हैं वो करना चाहिए। यहाँ पर क्या है? अत्यधिक ऊर्जादायक भोजन नहीं। भोजन की अत्यधिक मात्रा, भोजन की अत्यधिक मात्रा तो आपको क्या बना देगी? फूडी बना देगी, ठीक है। तो हमें फूडी नहीं बनना। संतुलित भोजन, इनएक्टिव स्पिरिट, इनिशिएटिव इन स्पिरिट नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? संतुलित भोजन, संतुलित आहार जब हम लेंगे तो क्या होंगे? हम स्वस्थ भी होंगे, मजबूत भी होंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारी जो डेली की जो आहार होता है, जो डाइट होती है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सभी जो हैं एक संतुलित मात्रा के अंदर होने चाहिए, ठीक है। इवन फाइबर्स की भी हम बात करेंगे क्योंकि फाइबर्स क्या कार्य करता है? फाइबर हमारे शरीर में जो हमारा गट मूवमेंट होता है उसमें जो गट में बाउल मूवमेंट है उसके लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो हमें खाने में सलाद भी जो है हम लेते हैं वो भी हमें लेनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि संतुलित भोजन होगा तभी हम स्वस्थ लंबी आयु को ले सकेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चर्चा करते हैं। निम्न में से शरीर की वृद्धि एवं नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ है। देखिए यहाँ पे शरीर की वृद्धि के लिए वही मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है। नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है? तो क्या शर्करा नई कोशिकाओं का निर्माण करती है? नहीं। वसा? नहीं। न्यूक्लिक एसिड? नहीं। क्या कार्य करता है? प्रोटीन। क्योंकि आप जब भी कोई आपसे, जैसे आजकल लोगों को बड़ा शौक होता है कि बॉडी वगैरह बनाने का, ठीक है, तो बॉडी बनाने के लिए जब भी आपके मसल्स टूटते हैं तो आप क्या लेते हैं? प्रोटीन डाइट लेते हैं, ठीक है। प्रोटीन क्या करता है? मसल्स को मजबूत करता है और उनको रिपेयर भी करता है और नई सेल्स का निर्माण भी करता है, ठीक है ना। तो नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पदार्थ क्या है? यहाँ पर हमारा प्रोटीन है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घाव भरने में कौन सा विटामिन मदद करता है? घाव भरने में सिंपल सी बात है, हमारा विटामिन सी। विटामिन सी ही क्या करता है? हमारी घाव भरने में मदद करता है। सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है। चलिए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की। एक व्यक्ति जिसके मसूड़े से रक्त बहता है उसे क्या लेना चाहिए? हमने बात करी थी विटामिन सी की कमी से,
ठीक है, पायरिया भी होता है, मसूड़ों से रक्त बहता है, उस बीमारी को क्या बोलते हैं हम? पायरिया बोलते हैं। तो इसमें क्या लेना चाहिए हमें? नींबू। किसके कारण होता है? पायरिया, इसकी कमी के कारण पायरिया हो जाता है। ठीक है, तो मसूड़े से क्या होता है? खून बहना शुरू हो जाता है। तो एक व्यक्ति इसके मसूड़े से रक्त बहता है, उसे क्या लेना चाहिए? अपने आहार के अंदर नींबू यानी कि खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए, नींबू अधिक मात्रा में लेना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। विटामिन डी को कहा जाता है, विटामिन डी हमारे शरीर में बनता है, ठीक है, स्किन के द्वारा बनता है ना, त्वचा के द्वारा। चलिए, तो विटामिन डी को क्या कहते हैं? विटामिन डी को एक और नाम से हम जानते हैं। जब हमने टेबल पढ़ी थी विटामिन की, तो उसमें बात करी थी कि जो हमारे फैट सोल्यूबल, दो तरह के विटामिन बताए थे ना मैंने आपको। एक तो कौन से थे? फैट सोल्यूबल, और एक वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल कौन कौन से थे हमारे? विटामिन ए, डी, ई, के। और वाटर सोल्यूबल कौन कौन से थे? वाटर सोल्यूबल थे हमारे विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आ रही है बात याद में? यहां आपसे क्या पूछ रहा है? विटामिन डी के बारे में पूछ रहा है। तो विटामिन डी का हमने क्या नाम लिखा था? ए तो हमारा क्या था? एक को तो हमने बोला था रेटिनॉल, ठीक है। डी को हमने क्या बोला था? डी को हमने बोला था कैल्सीफेरॉल। क्या बोला था? कैल्सीफेरॉल। तो यहां पे सर क्या आंसर होगा? विटामिन डी को क्या क्या कहा जाता है? कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चर्चा करते हैं, बढ़ते हैं। विटामिन के, वापस से वही के जरूरी किसमें है? हमने पढ़ा था अभी अभी। क्या विटामिन के किसमें जरूरी है? प्रोथ्रोम्बिन को प्रोम्बिन में बदलना? नहीं, प्रोम्बिन नहीं आएगा। प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण? नहीं। थ्रोम्बोप्लास्टिन का बनना? नहीं, सॉरी, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलना, और थ्रोम्बोप्लास्टिन का बनना, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने का कार्य कौन करता है? विटामिन के करता है। आई बात समझ में? चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मनुष्य शरीर में विटामिन डी बनता है, अभी हमने बात करी किसमें? त्वचा में। किसमें बन रहा है विटामिन डी? त्वचा में बन रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट है? तो हमने क्या बात करी थी? कौन सा विटामिन है जो एज ए एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है? एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करने वाला विटामिन है हमारा विटामिन सी। ठीक, आई बात समझ में? चलिए आगे चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? क्या विटामिन ई को हम बोलते हैं टोकोफेरॉल, विटामिन डी राइबोफ्लेविन, विटामिन बी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ए थायमीन। ठीक है, तो विटामिन ई को हम क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। तो इसमें कौन सा सुमेलित है, यानी कि मैच खा रहा है? विटामिन डी को क्या बोलते हैं हम? कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। तो यहां विटामिन ई क्या होगा हमारा? टोकोफेरॉल। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पे अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं मिलाया गया है? ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, बिल्कुल सही है। विटामिन बी2 पेलेग्रा, विटामिन बी12 प्रणाशी अरक्तता। हाँ, विटामिन बी12 यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? विटामिन बी12 जो है हमारा, ये आपका साइनोकोबालामीन। ठीक है ना, विटामिन बी12 क्या करता है? साइनोकोबालामीन होता है ये, तो ये पशाणी अरक्तता में काम आता है। सही है। विटामिन बी6 बेरी बेरी, बिल्कुल गलत, यही है। विटामिन बी6 की कमी से बेरी बेरी नहीं होता है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो गया है? विटामिन बी6 बेरी बेरी, यानी कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है? विटामिन बी6 बेरी बेरी, इसकी वजह से नहीं होता है ये हमारा। चलिए सही जवाब क्या है? फोर्थ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरेस्मस का कारण होता है,
क्या हमने दो डिजीज के बारे में पढ़ा था, क्वाशियोरकर और मेरेस्मस, ठीक है, दोनों किसके कारण थी, प्रोटीन। तो यहाँ पे क्या है, जो मेरेस्मस है उसका मेन कारण क्या है, इसमें क्या होता है, मेरेस्मस के अंदर जो कमी होती है वो प्रोटीन के साथ साथ किसकी कमी होती है, कार्बोहाइड्रेट की भी होती है, संतुलित आहार नहीं मिल पाता है। तो मेन चीज क्या है, मेरेस्मस का मेन कारण क्या है, विटामिन की कमी होना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने 90 क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर प्रश्नों को, नॉट ए प्रश्न, क्वेश्चंस बोलते हैं तो कभी कभार हो जाता है, ठीक। तो जो मेरेस्मस का कारण है वो प्रोटीन की कमी है। तो यहाँ हमने अभी तक 90 प्रश्नों को हमने समझ लिया है और उनको एक एक करके हमने उनके बारे में चर्चा भी कर ली है। तो बच्चों आशा करता हूं कि जो भी प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको प्रश्नों को आप सही तरह से जवाब दे सकें। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।